हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम फाइनल में फर्स्ट पेपर को लेकर के आगे बढ़ते हुए इस वीडियो के अंदर वर्गीकरण में जो एक एक फाइला को लेकर हम कैरेक्टर्स की चर्चा कर रहे हैं उसमें रेप्टिलिया के कैरेक्टर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम एक एक वर्ग को लेकर के पीसीज और एम्फीबियंस के स्पेशल कैरेक्टर्स एंड एग्जांपल्स के बारे में जान चुके हैं। यहाँ पर आपको रेप्टिलिया से संबंधित कुछ विशेष जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में गौर से समझना है। हम कोर्डेटा के इस पेपर में वर्गीकरण के साथ साथ प्रत्येक वर्ग के लक्षणों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखिएगा प्रत्येक वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हमको आने चाहिए जिससे हम डिफरेंशिएशन कर सके, विभेदन कर सके, एक वर्ग की दूसरे वर्ग से तुलना कर सके, उनमें जो आधारभूत लक्षणों में जो अंतर पाया जाता है उसको हम पता कर सके। तो देखिएगा रेप्टिलिया की हम बात करें तो यहाँ पर रेप्टिलिया में कुछ विशेष खास बातें हैं। जैसा हम एक तरफ तो देखते हैं पीसीज और एम्फीबियंस जिनको हम पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कैरेक्टर के बारे में। तो रेप्टिलिया के बारे में ऐसा कहा गया है, ये रेप्टस जो शब्द है उससे बना है। और रेप्टस का मतलब होता है रेंगना, अर्थात रेप्टिलिया के जो सदस्य प्राणी हैं वो रेंग कर चलने वाले जंतु होते हैं। कुल मिलाकर रेप्टिलिया के अंदर रेंग कर चलने वाले प्राणियों को रखा गया, रेंगने वाले जंतुओं को रखा गया। हिंदी में इसको सरीसृप वर्ग कहा जाता है ना। सभी सांपों की जो प्रजातियां हैं वो रेप्टिलिया के अंदर ही आती है। वैसे देखें तो हम महावर्ग के रूप में टेट्रापोडा पढ़ रहे हैं, अर्थात चार पैर वाले प्राणियों का समूह पढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरातन में इन सभी प्राणियों में यानी सर्पों में भी जो आज वर्तमान में रेंग करके चलते हैं इनमें भी चार पैर ही पाए जाते थे। लेकिन परिस्थिति की, वातावरण की परिस्थितियां बदलते हुए आवास है ना और अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने एडेप्टेशन के फलस्वरूप पैरों को विलुप्त किया और रेंग कर चलने की प्रणाली इनमें विकसित हुई। तो कहने का अर्थ ये हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ रेंग कर चलने वाले जंतुओं से है। दूसरी खास बात यह है कि रेप्टिलिया के जो प्राणी हैं ये ऐसे प्रथम प्राणी हैं, ऐसे प्रथम प्राणी हैं जो पूर्ण रूपेण स्थल पर रहने के लायक हैं। आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रथम प्राणी जो पूर्ण रूप से स्थल पर रहने के लायक हुए वो प्रथम प्राणी रेप्टिलिया वर्ग कहते हैं। क्योंकि इससे पहले का जो एम्फीबिया समूह आता है वो ऐसे आवास में रहते थे जो स्थल के साथ साथ जल में भी अपना जीवन यापन करते थे, यानी दोनों प्रकार के आवास में। तो ऐसे ये पहले प्राणी हो गए। और इन प्राणियों में यानी रेप्टिलिया में बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर डर्मल स्केल भी पाए जाते हैं जो काइटिन के बने हो सकते हैं, है ना, प्लेट के बने हो सकते हैं, थोड़े सख्त और कठोर होते हैं। तो दूसरा जो इनका अच्छा कैरेक्टर हो जाएगा रेप्टिलिया का वो है त्वचा पर सल्कों की उपस्थिति। सल्क भी पाए जाते हैं। वैसे हम सल्कों की उपस्थिति वाला कैरेक्टर पीसीज में पढ़ के आए, है ना, वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन वो पूर्ण रूपेण एक्वेटिक हैबिटेट में थी, यानी जलीय आवास में रहती थी। ये पूर्ण रूपेण स्थलीय आवास में है। हालांकि एक्सेप्शन के रूप में कुछ मेंबर्स रेप्टिलिया के ऐसे हैं जो जल में भी पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पर होता है, टेरेस्ट्रियल है, यानी स्थल पर पाया जाता है। तो सल्कों की उपस्थिति इनमें भी त्वचा के वर्ण के लिए और सुरक्षा के लिए यहाँ पर पाई जाती है। ये भी एक इनका अच्छा कैरेक्टर है।
तीसरे बिंदु के रूप में हम चर्चा करें तो रेप्टिलिया के प्राणियों में जो श्वसन है वो मोस्टली लंग्स से ही होता है। श्वसन वायवीय, और वायवीय में किसके द्वारा? फुफ्फुस के द्वारा होता है। फुफ्फुस द्वारा होता है। क्योंकि देखिएगा अंतर यहाँ हमें सीधे समझते चलना है एक एक वर्ग का। हम एम्फीबिया में चर्चा कर रहे थे श्वसन के लिए 3 भिन्न भिन्न तरीके और 3 अलग अलग अंग संरचनाएं वहां भाग लेती थी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि लंग्स के द्वारा भी हो जाता है कुछ परिस्थितियों में, गिल्स के द्वारा भी हो जाता है, और कई बार स्किन भी श्वसन में सहायता करती है। एम्फीबियंस में हम पढ़ रहे थे, लेकिन रेप्टिलिया में प्रॉपर वायवीय श्वसन ही होता है क्योंकि स्थल पर रहते हैं। खुली O2 को, वायुमंडल के O2 को ही ग्रहण करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, और उसके लिए जो अंग है वो लंग्स है। फुफ्फुस ही इस कार्य में सक्षम है। ठीक है, तो ये बिंदु आपको अच्छे से याद रखना। अगले कैरेक्टर में हम रेप्टिलिया में चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि रेप्टिलिया में जो क्या नाम से हार्ट जो होता है, हृदय, हृदय जो है 3 चैम्बर्ड ही होता है। हमें 3 कोष्ठी होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें चलता है। एम्फीबियंस देखिए पीसीज में हम 2 चैम्बर्ड पढ़ के आए थे, एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड पढ़ के आए थे, और इसी प्रकार रेप्टिलिया में भी 3 चैम्बर्ड है। लेकिन और वो 3 चैम्बर्ड में एक आलिंद और 2 नीले होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें एक एक्सेप्शन, कहने का मतलब क्रोकोडिलिया जो ऑर्डर है इसका, रेप्टिलिया का जो क्रोकोडिलिया ऑर्डर है, उस ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं एनिमल, उनमें एक्सेप्शन के रूप में 4 चैम्बर्ड पाए जाते हैं हाथ के अंदर। क्रोकोडिलिया में 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। तो ये भी आपको मतलब एक्सेप्शन थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी तो 3 चैम्बर्ड है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा आगे हम इसके शरीर को लेकर बात करें तो इसका जो कंप्लीट बॉडी होता है, शरीर जो है 3 भागों में बटा हुआ, जिसको सिर, धड़ व पुच्छ के रूप में हम बांटते हैं। शरीर सिर, धड़ व पुच्छ में बटा होता है, ये फैक्टर है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर क्या नाम से इन प्राणियों में गर्दन भी पाई जाती है, एम्फीबियंस में गर्दन नहीं होती थी। दूसरी बात जो पुच्छ है, पुच्छ पर पंख नहीं पाए जाते, ठीक है, फिन्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पंखों की उपस्थिति अक्सर जल में तैरने के लिए उपयुक्त होती है, और यह हम जान चुके हैं कि रेप्टिलियन जलीय नहीं होता है, तो इसलिए इनको पंख की आवश्यकता नहीं है। तो पुच्छ पर पंख नहीं होते हैं, हालांकि शरीर सिर, धड़ और पुच्छ इन 3 भागों में विभाजित रहता है। तो ये भी अच्छा एक बिंदु था। उसके अलावा देखिए इन जंतुओं में जो पाद हैं, पैर हैं, पाद जो है 5 अंगुल युक्त होते हैं। पाद 5 उंगलियों युक्त होते हैं, लेकिन उंगलियों में खास बात कि नखर नीचे की तरफ झुके हुए, मुड़े हुए नखर पाए जाते हैं ना, क्योंकि हम अंगुली युक्त तथा नखर उपस्थित होते हैं। नखर उपस्थित होते हैं। एम्फीबियंस में भी हम चर्चा कर रहे थे 5 या 4 अंगुलियां पाई जाती है पादों में, लेकिन नखर अनुपस्थित होते हैं, हमने ये बताया। तो आपको जो प्रत्येक वर्ग में जो डिफरेंस आता जा रहा है, जो अंतर कैरेक्टर्स में आ रहा है, जो मॉडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है
क्या नाम से कॉम्प्लेक्सेस बढ़ती जा रही है, उनको मद्देनजर रखना है और प्रत्येक वर्ग के कैरेक्टर्स को समझते जाना है। तो यहाँ पर ये है। उसके अलावा हमने ये बॉडी टेम्परेचर की इन जंतुओं की बात करें तो पीछे जो हम पढ़ते चले जा रहे हैं पीसी एम्फीबियंस में, उन्हीं की भांति बॉडी टेम्परेचर इनमें भी समतापी ही होते हैं। सॉरी, समतापी अनियमितता, अनियततापी, या फिर हम कह सकते हैं शीत रुधिरधारी। अनियमित तापी यानी जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो अनियमित रहता है, यानी नियत नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है, पर्यावरण की परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। यानी हमेशा बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं रहता है जैसा हमारा होता है ह्यूमन बॉडी का, है ना। और शीत रुधिरधारी प्राणी होते हैं। और रुधिर में बात करें तो इनके रुधिर में जो आरबीसी है वो भी न्यूक्लियेटेड होती है। अर्थात बात समझ में आ गई होगी, न्यूक्लियेटेड का मतलब केंद्रक युक्त आरबीसी पाई जाती है। जबकि मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, खास बात है ना। लेकिन अभी हम पीसी से लेकर के रेप्टिलिया तक पढ़ रहे हैं, सभी की आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है। अब इनमें देखिएगा एक अच्छा बिंदु ग्रीवा तो पाई जाती है, उसके साथ वक्ष भी पाया जाता है। और अच्छी बात यह है कि जो पसलियां हैं, पसलियां स्टर्नम भी बनाती हैं। देखिएगा अच्छा पॉइंट है। एम्फीबियंस में हम चर्चा कर रहे थे पसलियां पाई जाती हैं, रिब्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन स्टर्नम नहीं बनाती हैं, ये हम डिस्कस कर रहे थे। जो डिफरेंस है कैरेक्टर्स में प्रत्येक वर्ग के अनुसार, उसको बहुत अच्छे से समझना है। कुछ कॉमन कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, लेकिन देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा एम्फीबियंस में हम पढ़ रहे थे ग्रीवा नहीं पाई जाती है, यहाँ पर ग्रीवा भी उपस्थित है। वक्ष यानी थोरैक्स भाग भी पाया जाता है, और हमें इतना पता है वक्ष वाले भाग में ही वेंट्रल साइड पर क्या नाम से पसलियां आपस में कॉन्जुगेट होकर के, जुड़ करके, संगलित होकर के क्या बनाती है, स्टर्नम बनाती है। तो कहने का मतलब यह है पसलियां स्टर्नम भी यहाँ बनाती है। एम्फीबियंस में रिब्स तो थी लेकिन स्टर्नम नहीं बनता था। स्टर्नम कैसे बनता है, जो रिब्स वर्टेब्रल कॉलम के वर्टेब्राओं से निकलकर लेटरल साइड से जब वेंट्रल साइड की तरफ आती हैं, तो वेंट्रल की तरफ आने के बाद वो सारी एक स्थान पर जुड़ करके अस्थि का एक पिंड बना देती हैं, ये वाला है ना, थोरैक्स में, और उसी को स्टर्नम कहते हैं। तो इनमें तो स्टर्नम बनता है, एम्फीबियंस में नहीं बनता था। अच्छा कैरेक्टर है ये भी। नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें तो इनका जो अंत्य कंकाल है, यानी रेप्टिलियन जंतुओं में जो अंत्य कंकाल है वो मोस्टली अस्थियों का ही बना होता है ना। देखिए हम एम्फीबियंस में चर्चा कर रहे थे कहीं उपस्थि का कंकाल भी बना होता है, लेकिन इनमें अंत्य कंकाल ही पाया जाता है, और अंत्य कंकाल भी कंप्लीटली बोन्स का ही बना होता है, यानी काफी अच्छा विकसित प्रकार का जो है स्केलेटल सिस्टम इनमें पाया जाता है। अब देखिएगा उद्विकास की दृष्टि से देखो एक अच्छा बिंदु इसमें हम ये ले सकते हैं, इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार चले तो ऐसा माना गया है, एक तरफ तो रेप्टिलियन स्पीशीज और एम्फीबियन से जुड़े हुए हैं, यानी कुछ लक्षण इनके मिलते हैं, और दूसरी तरफ एवीज से भी इनके कुछ लक्षण मिलते हैं, एवीज से। तो मेरे कहने का मतलब यह है
एक युग था रेप्टिलियन जंतुओं का जब पृथ्वी पर इन्हीं का आधिपत्य था, और उस युग को मीसोजोइक युग कहा गया। तो मीसोजोइक जो है आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा भी जाता है रेप्टिलियन जंतुओं के आधिपत्य वाले समय को, युग को क्या कहा जाता है ना। तो मीसोजोइक आपको याद रखना है, मीसोजोइक युग रेप्टिलियन का था। और ये एम्फीबियन व एरीज से सिमिलरिटी रखते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो हमने डिस्कस किया था कि पहले ऐसे जंतु जो पूर्ण रूपण स्थल के लिए अनुकूलित हुए, तो कहने का अर्थ ये है, एक तरफ तो ये एम्फीबियन एंड स्पीशीज से भी मैच करते हैं कुछ लक्षणों में, और दूसरी तरफ कुछ लक्षणों में ये एरीज यानी पक्षी वर्ग से भी समानता रखते हैं, है ना। तो इस तरह की ये जो कंडीशन रेप्टिलियन जंतुओं में पाई जाती है। अब देखिएगा, इनकी त्वचा की एक खासियत है कि ये शुष्क, खुरदरी और ग्रंथि विहीन होती है। त्वचा शुष्क होती है, खुरदरी होती है और ग्रंथि विहीन होती है। ठीक है, देखिएगा शुष्क, खुरदरी और ग्रंथि सीधा समझ में आना चाहिए। एम्फीबियंस में हम चर्चा कर रहे थे, त्वचा में ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको लसिका ग्रंथि हमने कहा, उसकी वजह से इनकी त्वचा नम और गीली रहती है, इसीलिए कभी कभी त्वचा से भी श्वसन कर लेते हैं, ऐसा हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन रेप्टिलियन में ऐसी होती है, शुष्क होती है, ड्राई, है ना, खुरदरी भी होती है, रॉ एंड ग्रंथि विहीन, यानी कोई ग्लैंड्स नहीं पाई जाती स्किन में, त्वचा में कोई ग्रंथियां नहीं पाई जाती। क्योंकि यदि त्वचा में ग्रंथियां होती तो त्वचा वाली ग्रंथियां अपना सेक्रेशन करती, कुछ स्रावित करती पदार्थ, और वो त्वचा की सतह पर आने के बाद त्वचा को नम या गीला बनाता। लेकिन इनमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है रेप्टिलियन जंतुओं में, है ना। तो देखिए, ये कुछ बिंदु जो रेप्टिलियन से जुड़े हुए कुछ खास बिंदु थे, उनको आप ध्यान रखेंगे। इसी के रेप्टिलियन के कैरेक्टर्स और भी हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए इसमें इतना ही